एथलेटिक्स को कहा जाता है कि सबसे बड़ा ओलंपिक का इवेंट माना जाता है और उसके जब किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें एक मेडल मिल सकता था, तो एक गोल्ड आना एक तरह से एक रेवोल्यूशन सा आया है। हमारे साथ हैं ललित भनोट, जो कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। पहले आईओए के जनरल सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। और हम उनसे बात करेंगे कि नीरज चोपड़ा का जो इफ़ेक्ट रहा है, जो गोल्ड मेडल का, वो कितना एथलेटिक्स का पूरा जो उनमें इंटरेस्ट है उस और एथलेटिक्स एज ए होल कितना चेंज लाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नीरज चोपड़ा ने जो कर दिखाया, जो बहुत लोगों ने नहीं माना था, कि सोच रहे थे लोग कि शायद ब्रॉन्ज आ जाए, लेकिन किसी ने गोल्ड मेडल शुरू में नहीं सोचा था। आपने सोचा था? ऐसा जब कंपटीशन होता है, इस बात की आशा थी कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा। कौन सा मेडल जीतेगा ये कंपटीशन के दिन ही डिसाइड होता है जी। क्योंकि मैंने ये भी सुना था अपने कोच से, जो जर्मन कोच है, कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था वो कह के आया था मुझे केवल जाना है और वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आना है। तो वो पहले बेस्ट 8 में भी था। तो ये कहना कि हर व्यक्ति जो जा रहा है वो गोल्ड मेडल जीतेगा, ये उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दिन किसका है, कौन कितना कंसिस्टेंट है। वी थॉट ऑफ मेडल, हमने सोचा था मेडल जीतेगा और उसने मेडल जीत लिया और गोल्ड मेडल जीता, इसलिए और भी अधिक। एथलेटिक्स ने हमेशा इंडिया को एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल दिया है। एशियन गेम्स का नंबर 1 अगर कोई स्पोर्ट्स है तो वो एथलेटिक्स है, और इंडिया एथलेटिक्स हैज़ मेड इंडिया प्राउड इन है। लेकिन मिल्खा सिंह जी या पीटी उषा, ये दोनों बहुत क्लोज रहे थे एथलेटिक्स के, शायद हमें मेडल मिल ही जाता उस वक्त। वी वर अनलकी। नीरज चोपड़ा ने कितना बदलाव, मतलब एथलेटिक्स का वर्ल्ड में अब जो रेवोल्यूशन आया है वो नीरज चोपड़ा की वजह से आया है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा बताइए, क्या एथलेटिक्स फेडरेशन, थोड़ा सा पहले नीरज चोपड़ा के ऊपर बताइए और फिर ये बताइए हमें कि एथलेटिक्स फेडरेशन ने क्या कुछ किया नीरज के लिए जिससे ये संभव हो पाया। देखिए, ऐसा है, नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने से एक जो मेंटल ब्लॉकेज था सब लोगों का कि मेडल ओलंपिक्स में जीतना बहुत मुश्किल काम है, वो ब्रेक हो गया। उसमें लोगों को अब इस बात का हमेशा रहता है कि वो भी मेडल अब जीत सकते हैं। अगर नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता है, अगर वो मेहनत करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें, वो भी मेडल जीत सकते हैं। तो इससे लोगों के एटीट्यूड में बहुत बदलाव आया है। अब वो अगर ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं तो वो ये सोच कर करेंगे आगे से कि हमको भी मेडल जीतना है, अगर नीरज चोपड़ा ने जीता है तो हम भी जीतेंगे। एक तो उनके अंदर सबसे अधिक इस चीज़ का बदलाव आया है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे एथलीटों को जो पहले केवल एक पार्टिसिपेशन करने के लिए जाते थे कि ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करना ही एक बड़ी ऑनर है, उससे मेंटल जो सेटअप था चेंज होकर अब इस चीज़ पर आ गया कि हमें अगर वहाँ जाना है तो केवल मेडल जीतने वाले की ही इज्जत है, उसी के पार्टिसिपेशन को लोग अप्रिशिएट करते हैं, बाकी तो अपने मन बहलाने के लिए आप जा सकते हैं। और तीसरी चीज़, जब हर व्यक्ति को ये दिखने लग गया कि इसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली इस इवेंट करने से, मेडल जीतने से, गोल्ड मेडल जीतने से, और इसकी पूरे देश के अंदर वाह वाह हुई, तो उस चीज़ से भी काफ़ी लोगों के मन में बदलाव आया है। काफ़ी जो यूथ था उसके मन में आया कि हम भी एथलेटिक्स करें, तो इससे ये बदलाव आए हैं। जहाँ तक रहा नीरज चोपड़ा का, वो बड़ा फोकस्ड एथलीट है, बहुत सिंसियर एथलीट्स है और अपने काम को, अपनी ट्रेनिंग को सबसे ज़्यादा एटमोस्ट प्रायोरिटी देता है। तो यही कारण है उसकी कंसिस्टेंसी, जो वो हर बारी फेंकता है वो उतना जेवलिन फेंक देता है जितना उसने ट्रेनिंग में किया हुआ है। यही चीज़ है उसकी, जिसके कारण उसको हर जगह पर गोल्ड मेडल मिला और उसने जीता। एथलेटिक्स फेडरेशन का कितना रोल रहा है नीरज चोपड़ा को शेप करने में? नीरज चोपड़ा एक टाइम पे, मतलब मटेरियल तो वो था ही बहुत बढ़िया, लेकिन उसको कंडीशन करना, उसको ठीक से रहना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का कितना रोल रहा है? फेडरेशन का काम ही एथलीटों को प्रोड्यूस करने का है। जी। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम से लेके नेशनल लेवल तक का प्रोग्राम चलाते हैं और उसमें हर छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों को अवसर मिलता है कि वो वहाँ पर आएँ, पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं। जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो भी अच्छे एथलीट होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको ट्रेनिंग के लिए अवसर दिया जाता है। उसके लिए
कंपटीशनों का इंतज़ाम किया जाता है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए उसको जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब सुविधाएं दी जाती हैं सरकार की हेल्प से। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमारा कार्य है। इसीलिए एथलेटिक फेडरेशन है कि वो अच्छे से अच्छा टैलेंट का सर्च करे, उनको ढूंढ कर लाए और अपने कैंपों में उसको ट्रेन करे अपनी जगह पर। उसको जो सुविधाओं की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, वो सब उसको अवेलेबल करवाए, तो उनकी परफॉर्मेंस आती है। और इस प्रक्रिया के अंदर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कई वर्षों से लगा हुआ है। उन्होंने कंपटीशन पहले कम होते थे, उसको बढ़ाने की कोशिश की और अब बहुत अधिक कंपटीशन बढ़ा दिए। कंटिन्यूस ट्रेनिंग की आवश्यकता को फील करते थे, तो कंपटीशन में कंटिन्यूस ट्रेनिंग की जो एक चल गई भी, सब लोग पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे ऐसा नहीं है। अभी 6 महीने ट्रेनिंग की और 6 महीने रेस्ट किया। उसके बाद मेडिकल सपोर्ट, साइंटिफिक सपोर्ट, हर चीज़ को सरकार की मदद के साथ ये चीज़ें उपलब्ध करवाती है। अच्छे इक्विपमेंट लाना, अभी पीछे अगर जेवलिन इवेंट हमारा अच्छा कर रहा था तो हमने 300 जेवलिनों का इंपोर्ट किया कि जेवलिन की कमी ना रहे। उसके अंदर कुछ ट्रेनिंग के लिए कुछ मशीनें चाहिए थी जो बाहर से हमने इंपोर्ट की और वहाँ पर लगवाई। इस प्रकार जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो हर एथलीट को मिलती हैं। तो वो सुविधाएं सारी हमने नीरज चोपड़ा को भी उपलब्ध करवाई और नीरज चोपड़ा ने अच्छा प्रदर्शन किया और एथलीटों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। पर नीरज चोपड़ा का जो गोल्ड मेडल जीतने का वो था, उससे एक एथलेटिक्स की साख पूरे देश में बढ़ी है और लोगों के अंदर क्रांति सी आ गई है और एक क्रांति आई है। नीरज के अलावा भी दो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, अविनाश साल्वे और कमलप्रीत। तो ओवरऑल एथलेटिक्स ने इस बार दिखा दिया है कि ओलंपिक्स में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एशियन गेम्स में तो अच्छा करते ही हैं। तो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है अभी, और आगे चल के ललित भनोट को, डॉक्टर ललित भनोट को सब लोग ये मानते हैं कि ही इज़ मास्टर ऑफ मेकिंग फॉरवर्ड प्लानिंग। सो आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा पेरिस और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को देखते हुए? जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमें सब इवेंट्स को लेकर ये बहुत मुश्किल है कि इतने लोगों को ट्रेनिंग कराई जाए और उनको उस विश्व स्तर पर लेके जाया जाए। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे एथलीट नेचुरली टैलेंटेड हैं और वो अपनी प्रतिभा और ट्रेनिंग कर कर उस प्रतिभा के बल के ऊपर वो वर्ल्ड लेवल पर पहुँच सकते हैं। पहले तो सबसे पहले इन इवेंट्स का चयन किया गया कि ये कौन से इवेंट हैं जिसके अंदर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर जल्दी पहुंच सकते हैं और हमारे लोगों में टैलेंट है। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं? उसके अंदर 400 मीटर मेन, 400 मीटर विमेन, इसके साथ ही 3 रिले टीम हैं और हर्डल्स के बारे में भी सोचा गया। 400 मेन में, इसके जेवलिन मैन विमेन में, डिस्कस विमेन में, वॉक में, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप में और शॉर्ट पुट में। इन इवेंट्स के अंदर हम समझते हैं कि हमारे लोगों में काफ़ी टैलेंट है और अगर इन इवेंट्स के ऊपर इनको प्रॉपर सुविधाएं दी जाएं, इनको प्रॉपर कंपटीशन दिए जाएं और इनका पूरी साइंटिफिक बैकअप हो, तो हम हर हालत में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन आने वाले वक्तों में कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इवन टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमारे एथलीटों को कोई भी कंपटीशन बाहर नहीं मिल पाया, चाहे वो नीरज चोपड़ा था। कोई अच्छे कंपटीशनों में पार्टिसिपेट करना मुश्किल था क्योंकि कोविड के कारण बाहर ट्रैवल करना काफ़ी कठिन था, जोखिम से भरा हुआ था। तो हमारे एथलीटों ने ट्रेनिंग तो की और एक बड़ी प्रोटेक्टेड और अंदर रहकर एक ट्रेनिंग की, जिसमें डेफिनेटली मेंटली एथलीट काफ़ी डिस्टर्ब थे। ना तो वो बाहर जा सके, ना अपने घर वालों से मिल सके बड़े लंबे अरसे तक। तो इन चीज़ों के कारण हमने जो उनको ट्रेनिंग करवाई, उनको इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं मिले। पर फिर भी लोगों का प्रदर्शन, रिले टीम ने एशियन रिकॉर्ड किया, सावले ने अच्छा रिकॉर्ड किया, कमलप्रीत ने, एक नया एथलीट था कमलप्रीत थी और उसने इंटरनेशनल उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर ना होते हुए भी जो प्रदर्शन वहाँ पर जाकर उस लड़की ने किया वो एक बहुत ही सराहनीय था, बहुत अच्छा था। और ओलंपिक में 6th प्लेस पर आना पहली बार ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। इसी प्रकार कुछ और भी इवेंट हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये 6-7 इवेंट्स जो हैं ये आगे के लिए हम इनको फिर तैयार करेंगे पेरिस ओलंपिक।
एथलेटिक्स लाइमलाइट में हमेशा आ जाती है जब एशियन गेम्स होती है। कॉमनवेल्थ में भी हमने अच्छा किया है कई बार, मिल्खा सिंह गोल्ड, और उसके बाद सीमा पुनिया, कृष्णा पुनिया। लेकिन जहाँ कहा जाता है कि ओलंपिक्स है तो फोकस इतना एथलेटिक्स पे नहीं रहा गया है, अब फोकस एथलेटिक्स पे आ गया है। कितनी ज़िंदगी बदल चुकी है और कितना प्रेशर आप फील कर रहे हैं कि अब जो है, अब तो ओलंपिक लेवल पे हमें हमेशा कोई ना कोई मेडल तो चाहिए ही चाहिए। नहीं सुमन जी, ये बात ठीक है कि जिस प्रकार अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया जी, इससे जहाँ पर सारे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई और एक क्रांति सी आ गई एथलेटिक्स के बारे में, उसके साथ ही एक जिम्मेवारी भी आ गई कि इस प्रकार का प्रदर्शन आगे भी रहे, उसके लिए भी हमें एथलीटों को तैयार करना है। तो ये दोनों तरफ की बात है। तो हमारे लोग अभी ट्रेनिंग कैंप 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, फिर ट्रेनिंग में अपनी जुट जाएंगे और आशा मैं करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और दूसरे कंपटीशनों में उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम इस प्रकार के हैं कि वो यंग एज से लेके अंडर 12 से लेके वो मेन तक एथलीटों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान है, उनको कंपटीशन देने की सुविधाएं हैं। और अभी तो हमने फील किया है भी और 20 जोनल लेवल पर एथलीटों को बिल्डअप कंपटीशन देने चाहिए, जिसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल सब लोग जानना चाहेंगे कि नीरज चोपड़ा वर्ल्ड लेवल पे जो भी एथलीट्स जाता है वो ओलंपिक्स के बाद 95% 99% डायमंड लीग में भी पार्टिसिपेट करता है। तो लेकिन नीरज ने नहीं किया था। ये नीरज का खुद का डिसीजन था, एथलेटिक फेडरेशन का डिसीजन था, या दोनों का मिला जुला डिसीजन था? नहीं, ये एक मिला जुला मैं कहूँगा अभी डिसीजन था, निर्णय था कि जब इतनी बड़ी जीत हुई थी तो हर जगह पर उसको बुलाया जा रहा था और वो उसमें गया, जो खुशी का एक माहौल था। इसके अलावा नीरज ने जो अपना कंपटीशन शुरू किया था वो मार्च से ही शुरू किया था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अपनी इंजरी के कारण उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस चीज़ को देखते हुए जब मार्च में उसने शुरू कर कंपटीशन में क्वालिफाई किया और उसके बाद कंपटीशन पीरियड चलता गया जो कि अगस्त तक रहा, तो इसलिए ये ज़रूरी बन जाता था कि उसको रेस्ट कर फिर दोबारा कंपटीशन अपना अगले साल का तैयारी शुरू करनी चाहिए। सो इतना बड़ा ये इश्यू नहीं है कि वो डायमंड लीग में ज़रूर पार्टिसिपेट करता या ना करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उसने अपना मेन जो उसका टारगेट था वो ओलंपिक गेम्स था, उसने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीता। तो अब अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसके लिए उसने अपना तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है और अभी और सीरियस होता चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि उसका प्रदर्शन अच्छा ही रहेगा। पेरिस में भी ये गोल्ड ला सकता है? पेरिस में बिल्कुल ला सकता है। नीरज अभी बहुत यंग है और बड़ा पोटेंशियल थ्रोअर है और मैं आशा करता हूँ कि अब इसका परफॉर्मेंस जो है 90 मीटर प्लस रहेगी तो ये अच्छा करेगा और बड़ा कंसिस्टेंट थ्रोअर है। जितनी थ्रो फेंकता है, अगर चाहे जूनियर था या वो एशियन गेम थी या कॉमनवेल्थ गेम थी, हर जगह इसने अपने अच्छी कंसिस्टेंट थ्रोज लगाई और कंपटीशन जीता। और मैंने नहीं देखा अभी नीरज चोपड़ा किसी कंपटीशन में फेल हो गया, जैसे कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी फेल हो गया, पर नीरज को मैंने ऐसी स्थिति में आते हुए कभी नहीं देखा। पेरिस ओलंपिक्स को देखते हुए हम कितने मेडल्स एथलेटिक्स से आशा कर सकते हैं? और आपने जैसे कहा कि 6 इवेंट ऐसा है जिसमें हम दावेदारी दे सकते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल कठिन प्रश्न है ये, क्योंकि ये सवाल आपसे बार बार कहेंगे। हाँ, कितने मेडल जीत सकते हैं हम, कितने मेडलों के लिए तैयारी करेंगे और कितने मेडल वहाँ पर जाके जीतेंगे, ये तो उसी दिन पता लगेगा। लेकिन हम 6-8 इवेंट्स के लिए ट्रेनिंग करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छा प्रदर्शन उनका रहेगा। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी कैसा रहेगा? एशियन गेम्स में कितने मेडल्स रहेगा? एशियन गेम के अंदर भी और कॉमनवेल्थ गेम्स के। एशियन गेम्स में 10 गोल्ड मेडल। आशा करते हैं कि हम अच्छे मेडल पहले से ज़्यादा आएंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी? कॉमनवेल्थ में भी अच्छे मेडल्स आएंगे। पर एक हमारे लिए बड़ी दुविधा रहती है हमेशा कि एशियन खेल और कॉमनवेल्थ खेल ये बहुत नज़दीक एक दूसरे के होते हैं, जिससे पार्टिसिपेट करना और परफॉर्मेंस को मेंटेन करना, दोनों को पीके की करना दोनोन के लिए थोड़ा 32 दिन का गैप है इस बार भी, तो वो थोड़ा दुविधा होगा। तो इस बार कुछ आप सोच रहे हैं इसको? हाँ, तो देखेंगे कुछ 3 एशियन गेम में पार्टिसिपेट कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, करेंगे। हाँ, इस बात का निर्णय लेंगे कुछ।
निर्णय लेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके आपके दिमाग में क्या है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या करना है? चैंपियनशिप में प्रदर्शन अच्छा करना चाहिए एथलीटों का। जो इवेंट ने वर्ल्ड ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है, ये फर्दर इम्प्रूव करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, और मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी इवेंट 5-6 इवेंट्स जो हैं फाइनल में पहुँचने चाहिए और अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।